हेलो स्टूडेंट्स। आज डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका इन्फ्रेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जेई मेंस जेई एडवांस में एक जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विच इज अ पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मास्टरी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो पहले सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इफ्लक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इफ्लक्स? ये वर्ड इफ्लक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस वर्ड इफ्लक्स मीन्स? ठीक है, तो इफ्लक्स का मतलब होता है, इफ्लक्स स्टैंड्स फॉर, इफ्लक्स स्टैंड्स फॉर आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। तो इफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। देखिए, ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको जरूर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, आपके मॉड्यूल्स में, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज इस पे कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स ब्रेन टीचर्स को लेके आए हैं और कुछ एक और क्लैरिटी इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स टू go through the video and do have a close perception and building up of concept after going through this video. तो इफ्लक्स का मतलब हो रहा है आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये आउटफ्लो ऑफ लिक्विड जनरली कहां से पूछा जाता है? अभी जो जेई मेंस जे एडवांस का लेवल में पूछा जाता है, उसमें क्या होता है, एक आइडियल लिक्विड है जो किसी एक वेसल से, किसी ओरिफिस की छोटा सा होल से वो निकल रहा है। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग आज बढ़िया से एक एनालिसिस डेवलप करते हैं। तो देखिए, इससे जो एक इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल रिलेटेड है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट, ये जो हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी velocity of efflux of a liquid from an orifice is a fundamental problem related to Bernoulli's principle and equation of continuity। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले समझते हैं कि ये आउटफ्लो ऑफ लिक्विड का कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है एंड हाउ वी डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यानी यहां पर ये जो आउटफ्लो ऑफ लिक्विड है, दिस आउटफ्लो ऑफ लिक्विड बिहेवियर मैकेनिज्म, the flow, this outflow, this outflow of liquid is given or explained is explained using Bernoulli's Bernoulli's principle and equation of continuity। ये दो प्रिंसिपल फ्लूइड मैकेनिक्स का एक दो वाइटल प्रिंसिपल है। इसी को बेस करके ये प्रिंसिपल को हम लोग ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या आउटफ्लो ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग, तो लेट अस कंसीडर अ वेसल, कि मान लेते हैं कि कोई एक वेसल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और ये वेसल का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां पर हम लोग एक होल कर दिए हैं। तो दिस वेसल इज सर्टेनली ऑन द सरफेस, तो दिस हैज अ होल थ्रू विच द लिक्विड इज कमिंग आउट। सो द लिक्विड इज कमिंग आउट, तो इसमें लिक्विड है, द लिक्विड इज फिल्ड अप टू द ब्रिम। ठीक है, एंड दिस होल इज मेड एट अ डेप्थ h।
ए वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A1, and this cross section area, this whole cross section area, this one we take it as A2. ठीक है, तो यहां पर A1 हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेसल, और A2 हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल और ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब ही हुआ स्मॉल होल। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करें, अगर हम बोले कि यहां पर लिक्विड का ये जो लेवल ऑफ दिस, हियर द लिक्विड इज फॉलिंग डाउन, यहाँ लिक्विड फॉल कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और ये जो निकल रहा है ये वेलोसिटी v2। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो v1 रेट से लिक्विड का लेवल नीचे आ रहा है, और v2 रेट से लिक्विड ओरिफिस से बाहर आउट रहा है, यानी आउटफ्लो ऑफ लिक्विड इज एट द रेट ऑफ v2, एंड रेट ऑफ डिसेंट, the rate at which the liquid is flowing down, coming down in the vessel is v। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, v1 is equal to a2 by a1 times v2। so this is equation number 1। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एक्सट्रीम लाइन कंसिडर करें, कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम चुन लें, सपोज वी टेक अ पॉइंट हियर 1, let this point be 1, and let us take a point 2 here। So if we take a streamline connecting 1 and 2, then from Bernoulli's principle, what we can write? So we will take the reference level, this one, we take this, the whole as the reference level. This we take it as your reference level. इसको हम लोग reference level पकड़ लेंगे. This we take it as reference level. That is a level passing through the hole. We take it as reference level. तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख पाएंगे, using Bernoulli's equation. Now if you use BE, Bernoulli's equation, Bernoulli's equation for points 1 and 2, we get what we get. So we can write now यहाँ पर atmospheric pressure P naught plus half rho V1 square plus rho GH, because reference level से H height H पे हो गया, is equal to, open to, again this hole is open to air, so P naught plus half rho V2 square plus rho G 0, because the height is at the reference level is 0. So from here what we can write, if you see that P naught cancels out from both sides, all right, so what we can write this as, and rho also cancels out, so we are getting V1 square plus 2 rho GH is equal to V2 square. So we have to solve for V2. So what we can write now, from equation 1 we can write the value of V1. So V2 square is equal to, V1 is A2A1 into this whole square into V2 square plus 2 rho GH. All right. So bring this V2 term this side. So from here, we can write V2 square is equal to 1 minus A2 by A1 whole square is equal to 2 rho GH. So hence, what we can write, V2 is equal to, so, therefore,
V2 is equal to 2 rho GH. Acha, rho term has been cancelled from this side. Sorry, this rho term is cancels out. 2GH divided by under root 1 minus A2 by A1 whole square. All right. So see, this is the velocity of efflux. This gives the velocity of efflux. This is the velocity of outflow of liquid or velocity of efflux. ठीक है. So this is velocity of efflux. So ये बेसिक इक्वेशन है, ये तो आपको टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएगा, नथिंग स्पेशल, सिंपली वी हैव सॉल्व इट एंड अब यहां से देखिए एक चीज, नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या है, नोटेबल थिंग क्या क्या है फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन नोट हियर. Notable points. So let us see what are the notable points. The first notable point is, now if I take, generally what we take, if the vessel is assumed to be large, ठीक है, मतलब A1 is much much greater than A2. ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, इन द लिमिटिंग, इन दिस लिमिट हम लोग क्या बोल पाएंगे, A2 by A1 टेंड्स टू 0. इसका मतलब हो गया 2GH का रूट. ठीक है, 2GH का रूट. ये रिजल्ट जो है, दिस रिजल्ट इज नोन एज, दिस रिजल्ट इज known as torricelli torricelli's law. ठीक है, तो ये टोरिस्ली लॉ क्या बोलता है, ठीक है, व्हाट डज दिस टोरिस्ली लॉ स्टेट्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस टोरिस्ली लॉ, मतलब एक्चुअली देखिए 2GH जो आया है, क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल पाएंगे, यानी यहां से हम लोग क्या बोल पा रहे हैं, टोरिस्ली लॉ के हिसाब से क्या बोल रहा है, व्हाट डज दिस स्टेट, ये क्या कह रहा है. देखिए ये एजम्पशन हम लोग क्या लिए हैं कि एरिया ऑफ वेसल इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द होल साइज. तो इस कंडीशन में वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2GH. नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा फ्री फॉल वाला केस से. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू एन ओरिफिस, at a depth h. देखिए ओरिफिस का हम लोग डेप्थ h पे लिए थे, at depth h below the free surface, below the free surface of liquid is same as that of, surface of liquid is same as the velocity
velocity of an object falling freely from a height edge। तो देखिए एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अंडर आफ्टर फॉलिंग हाइट एच कितना हो जाएगा, 2gh। ठीक है, यानी यहां पर ही हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिलेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया हम लोग यहां से बोल सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन फ्री सरफेस एंड द पोजिशन ऑफ orifice is equal to kinetic energy of flow of liquid per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यहां से इससे हम लोग इस रिजल्ट को ऐसे भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v square, which certainly is equal to which is certainly is equal to 2gh। यानी ये वाला रिजल्ट हम लोग विल अप्लाई दिस रिजल्ट जहां पर भी हम लोग को दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स का वेसल में दे दिया है और ओरिफिस दिया वो वहां पर। क्लियर, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात को, दिस मेथड इज यूजफुल, ठीक है, यहां पर हम बता दे रहे हैं दिस मेथड इज यूजफुल इन in is useful involving two or more immiscible liquids, immiscible liquids। ठीक है, तो यहां ये जो इक्वेशन है ये दिस इज ऐसा कोई नया नहीं है, बट सेम थिंग है। बट अभी यहां पर ये समझना है कि हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं कि जब हम लोग को एक ओरिफिस का डेप्थ पता है फ्री सरफेस से, तो उसका वेलोसिटी यहां, और ये जो एक्सप्रेशन है v2 is equal to 2gh under root 1 by a2 minus a1। So from this expression it is very clear that the velocity is depending on the area of cross section of the vessel and the area of the orifice। But when the vessel area of cross section is very large in comparison to the orifice, large vessel केस में हम लोग जनरली इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं दिस इज 2gh अंडर रूट 2gh। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए एक स्क्वायर रूट यहाँ मिसिंग है वहां पर, क्योंकि v2 स्क्वायर था तो ये भी रूट यहाँ भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद है ये थोड़ा कलर मिस हो गया तो रूट वहां पर ही, इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज द फर्स्ट नोट दैट वी आर डिस्कस। तो देखिए इस पे प्रॉब्लम भी ले लेते हैं हम लोग, जो भी कंसेप्ट बताए हैं। मान लेते हैं ये सब चीज प्रॉब्लम नंबर 1, CP1 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1। तो मान लिया कि चलिए एक हम वेसल पकड़ते हैं, लेट अस कंसीडर अ वेसल, और इसका 2 होल किया गया है। ठीक है, तो दोनों का दिया हुआ है और लिक्विड इसमें भरा हुआ है। दिस इज अप टू अ डेप्थ h। तो अब ये वाला जो है यहां से भी लिक्विड बाहर निकल रहा है और यहां से भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां से भी बाहर निकल रहा है और यहां से भी बाहर निकल रहा है। तो ए वाला जो दिया हुआ हाइट, दिस हाइट द फर्स्ट होल, ठीक है,
ये हाइट है h/4. This height is h/4. And the second one, the first one is at a height 3h/4. तो पहला वाला 3h/4 पे, दूसरा वाला, ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाटर लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट h, और दो टू होल्स of area of cross sections A1 and A2. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट वाले का, दिस वन एंड दिस वन. This one is A1 and certainly this one is A2. तो ये पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पकड़ लिए हैं, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया A2. टू होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 दिया गया है. ठीक है. तो टू होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 आर punched at depths 3h/4 and h/4 respectively from free surface of the liquid. ठीक है. तो ये दो होल्स आपको दे दिया गया है कि दोनों होल्स को पंच किया गया है इतना पे. अब हमको क्या करना है, फाइंड A1 by A2 for find A1 A2 for a rate of flow of liquid find A1 A2 for rate of flow of liquid through each hole is same. यानी हम लोग को रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए सो दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों लिक्विड, दोनों होल से लिक्विड का इक्वल है. ठीक है. क्लियर. तो दिस इज द क्वेश्चन, टू गिव ए ट्राई. अभी जो कंसेप्ट बताएं इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे. सो क्या व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. देखिए अभी हम लोग को पहले तो जानना है कि फर्स्ट थिंग इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. पहला होल के लिए, फर्स्ट होल के लिए V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2G 3h/4 का रूट. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू 3GH/2 का रूट. और V2 2G h/4 का रूट. सो दैट इज इक्वल टू GH/रूट का दिस वन. So these are the velocity of efflux, this one. Now for the volume flow rates, volume flow rate is equal to क्या होगा भाई, A1 V1 is equal to A2 V2. अगर इक्वल है तो वॉल्यूम फ्लो रेट यही होगा, A1 V1 is equal to A2 V2. So from here what we can write, A1 by A2 is equal to V2 by V1. So simply अब आपको V2 by V1 वैल्यू बैठा देना है. So once we take V2 by V1, so root GH cancels out. So what we write? What is the value of A1? Value of A1 is 3/2 का root divided by 1 by root. So that is equal to A1 by A2, V2 by V1. V2 is root GH. So 1 by root 2 by 3 by root 2. So that is equal to 1 by root 3.
तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:3। ठीक है। सो सिंपली अभी यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स था उसको हम लोग यहां पर यूज किए। ठीक है। होप इट इज क्लियर। दिस इज नथिंग वेरी, ये जस्ट एक बेसिक का टेस्टिंग है और कुछ नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसी इफ्लक्स वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं और जहां पर ही हम लोग दो लिक्विड को लेते हैं। ठीक है। सो देखिए अभी हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे ही डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 पे ही कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ना अभी जो हम लोग नोट में लिखे हैं, दिस मेथड इज यूजफुल इन्वॉल्विंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स, इसको हम लोग अभी इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि इसपे एक वेसल लिया गया है which is filled with two liquids, और दोनों लिक्विड का ए वाला डेप्थ मतलब हाइट h/2 और ये भी लिक्विड का h/2। सो दिस इज वन लिक्विड and this is another liquid. So we have taken two liquids, immiscible liquids, and there is a hole. There is a hole. Obviously it is being on a surface. ठीक, though the liquid is coming out. So we have taken two, तो इसका डेंसिटी सब दिया हुआ है, इसका डेंसिटी है 2 रो और इसका डेंसिटी है 3 रो। So we have taken two liquids of equal height. The vessel, a large cross-section vessel having two immiscible liquids, densities 2 and 3. So obviously the heavier liquid will be at the base lower and the lighter liquid will be upper. तो जो भारी है नीचे रहेगा, हल्का है वो ऊपर रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, h above the bottom, find the height h, above the bottom। ठीक है। where a hole is punched, to have maximum horizontal range, यानी यहां से ही हमको ये वाला h का वैल्यू चाहिए, सो दैट दिस लिक्विड विच इज कमिंग आउट, यहां से जो लिक्विड निकल रहा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर हिट करे, सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस हाइट h। टू रो 3 रो, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस height h from the base where this one। ठीक है। सो सी देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स, यहां पर दो मिसिबल लिक्विड्स को दिया गया है। तो मान लेते हैं मेरा हाइट h पे पंचिंग कर दिए हम लोग। ऑलराइट। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगा, लेट अभी अगर मान लेते हैं v वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगा। तो देखिए हम लोग अब क्या लिखे थे, प्रेशर डिफरेंस। कम टू दिस नोट, this note is very useful in solving such problems. This what we are using, pressure difference between free surface and the position of orifice is equal to kinetic energy of flow of the liquid per unit volume। इसी रिजल्ट को हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा इस जगह पर एट दिस हाइट। ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी द लिक्विड विच इज कमिंग आउट इज 3 रो, सो व्हाट विल राइट, half 3 रो v square is equal to the pressure difference. Now pressure is due to the first liquid of density 2 rho and total height is h by 2 into g plus second liquid का ये वाला h हो गया, तो बचा कितना है, h by 2 minus h, so 3 rho into h by 2 minus h into g. Clear? So you are using the concept that the kinetic energy of outflow of liquid per unit volume is equal to the pressure difference at the position of the orifice. The pressure difference is due to the first liquid, that is at the bottom, that is 3 rho, and the top liquid of 2 rho. तो 2 रो का टोटल हाइट h by 2 के लिए प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, प्रेशर हो रहा है, और 3 रो का h by 2 minus h के लिए बन रहा है. So on solving this one, what we get? V is equal to 5h by 3 minus 2h into g का whole root. So this is the V. This is the value of V. तो ये हम लोग V निकल गया. Now horizontal range. तो range will be equal to V into जो height of fall है liquid का, the liquid is falling from a height under root 2h by g, under root 2h by g. All right. So let us put the value of V. What is the value of V? So G, this G and G will cancel out. So we get 2h into pi by 3h minus 2h का root. This is the range. ठीक है? All right. Or we can write R square is equal to 10 5 into 2 10 h by 3 into small h minus 4h square. Now we have to get the maximum value. So we'll differentiate this one. For maximum or minimum, 2r dr by dh is equal to 10 by 3h minus 8h equal to 0. Equal to 0. So this gives h is equal to 5h by 12. ठीक है. So this is the required value. तो देखिए यहां पर हम लोग एक पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किए इफ्लक्स, कंसेप्ट ऑफ इफ्लक्स के था, और दूसरा जो हम लोग बोले कि इमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड अगर रहेगा व्हेन वी हैव गॉट मिसिबल लिक्विड्स. ठीक है. तो ये होगा. ऑलराइट. उम्मीद है क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया होगा. देखिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस डिग्रेशन को आगे ले आते हैं. यहां जो हम लोग इंपॉर्टेंट बात बोले कि जो इक्वेशन में देखिए यहां पर ही इफ्लक्स का वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रहा है. The velocity of efflux is depending on two things. The first thing is h and the second thing is g. H is the depth of the orifice from the free surface. Clear? And g is the acceleration due to gravity. Now यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वेसल एक्सेलरेट कर रहा अपवर्ड या डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी बैठाना पड़ेगा. क्लियर है? समझ में? अगर इफ द वेसल इज एक्सेलरेटिंग, तो यहां जो नोटेबल पॉइंट्स लिखे थे, पॉइंट नंबर 1. Now next important point is that the velocity of efflux is independent of the shape of the vessel. देखिए अपनी शेप से कोई लेना देना नहीं है. यहां बोलने का मतलब हो रहा है कि मान लीजिए सपोज इफ आई टेक अ वेसल लाइक दिस,
और a vessel like this, दोनों पे, और डेप्थ जो होल का है, दिस डेप्थ इज h, दिस डेप्थ इज h। तो दोनों जगह पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट टू जी एच, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट टू जी एच। तो ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ इफेक्टिवली इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, बट वी ट्रीट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया लार्जर इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ द होल। तो अभी भी वो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। इवन इफ इट इज लाइक दिस, इवन इफ इट इज लाइक दिस and the effective depth is h, then also v is equal to under root 2gh। तो शेप ऑफ द वेसल, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नोटेबल पॉइंट नंबर 3। तो शेप ऑफ द वेसल डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द होल बिलो द फ्री सरफेस एंड द एरिया रेशियो, ठीक है। यानी डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड किस पे करेगा, यानी v डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डेप्थ, वर्टिकल डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस एंड द एरिया रेशियो, एरिया रेशियो A2 बाई A1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यह चीज समझ के चलना है, ठीक है, समझ में, ऑलराइट, क्लियर। चलिए और एक हम लोग इस पे एक क्वेश्चन इसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज समझिए कि जब ये लिक्विड बाहर निकल रहा है तो लिक्विड का क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज, लिक्विड का एक मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। थिंक अबाउट पॉजिटिवली, इस पे आप समझिए कि क्या कहा गया रहा है, कि अगर ये लिक्विड, एज द लिक्विड ड्रेन्स आउट, तो यहां पर ही क्या हो रहा है कि लिक्विड जब तक वेसल के अंदर में था वो रेस्ट पे है, जैसे बाहर निकला उसका एक वेलोसिटी आया, यानी देयर इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम वो क्या हो रहा है, वी कैन एक्सप्लेन देयर इज ए थ्रस्ट ऑन द वेसल ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि व्हेन लिक्विड is ejected from orifice, the vessel experiences a thrust, experiences a thrust और रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो वो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम लोग उसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए आपका वो सेम उसी तरह का एक वेसल हम लोग लिए हैं जहां से लिक्विड निकल रहा है,
और ये एट ए डेप्थ h पर है, ठीक है। तो ये जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इट कम्स आउट विद वेलोसिटी 2gh. Now force will be equal to dp by dt, rate of change of momentum. All right. Now, what is this rate of change of momentum? This will be ddt of m into v. Now, v we know, so we can write this as v dm by dt. All right. Now, this force will be equal to f ddt of rho into volume. Rho into volume. Since m is equal to rho into volume. Now, density of the liquid is not changing as it's coming out. So, v into rho dv by dt, volume flow rate. Any the force, thrust force, this is the thrust force. I can say this is the thrust force. So, this will be depending on the velocity of the efflux, density of the liquid, and the volume flow rate. And what is volume flow rate? Area of cross section of the hole into v. If I take this area of cross section, this cross section area, if we take this cross section area as a naught, then the volume flow rate will be equal to a naught into v. So that is equal to rho a naught v square. So therefore, F thrust is equal to rho a naught v square. And what is v square? 2gh. 2 rho g h into 8. Alright? So this is the thrust force. एक चीज देखिए यहां पर आप कंपेयर करिए, आप ये फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़े हुए कि अगर ये होल बंद होता तो liquid would exert a thrust force on the hole. If the hole is covered, then the thrust force due to liquid, thrust force due to liquid is F due to liquid will be equal to pressure into this A naught. तो at a depth H पे प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच इंटू ए नॉट. इसका मतलब क्या हुआ? द coming out of the liquid is exerting twice that the force exerted by the liquid at the same depth. यानी उसी डेप्थ पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, यानी अगर वो होल को बंद करेंगे, इफ आई हैव टू कीप द लिक्विड कमिंग आउट, देन आई हैव टू अप्लाई दिस मच फोर्स. यानी दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द थ्रस्ट फोर्स. दिस इज हाफ ऑफ द थ्रस्ट फोर्स. समझ में? ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम कंसेप्ट जो हम लोग अभी बताया थ्रस्ट फोर्स का. सो विल अप्लाई अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्रस्ट फोर्स. ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. तो ये अभी हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस किए, CP1 CP2 मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए, और ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स के बाद में अभी थ्रस्ट फोर्स जो कर रहा है. सो लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम CP3. ठीक है, तो क्या कह रहा है यहां पर, हम एक वेसल पकड़ रहे हैं विच इज बीइंग फिल्ड. ठीक है, और इस पे हम लोग क्या किए, ये रफ सरफेस पे हम प्लेस किए हैं. दिस इज रफ सरफेस. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. अब इस पे हम क्या किए कि दो होल कर रहे हैं,
एक हम यहां किए हैं, एक होल, और एक होल यहां किए हैं। यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, यानी ये वाला हाइट है 3h/4 और ये हाइट है h/4, and this total depth of the liquid is h. So there is liquid filled, और दो होल हम किए हैं ऑपोजिट वॉल्स पे, एक फ्रॉम द बेस h/4 पे और एक दूसरा 3h/4 पे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है what should be the minimum value of mu, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, so that the vessel remains at rest, तो अभी हम लोग देखें कि जैसे लिक्विड बाहर निकलेगा तो वेसल पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो इफ अगर ये लिक्विड इधर बाहर निकल रहा है, दिस लिक्विड इज कमिंग आउट थ्रू दिस साइड, सो इट एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हियर जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड कि ये जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, दिस थ्रस्ट फोर्स विल बी along this direction. So this is the direction of the thrust force. So obviously this thrust force is opposite to the direction of flow of the liquid. यानी होल से जिस डायरेक्शन में निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे। तो हम लोग को म्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द म्यू दैट कीप्स द कंटेनर एट रेस्ट। ये आपका क्वेश्चन। सो गिव अ ट्राई इफ पॉसिबल। अभी जो कंसेप्ट समझा है इसी कंसेप्ट पे है। तो देखिए यहां पर हम लोग को ये क्लियर है कि जो वेसल से निकल के आ रहा है 3h/4 और h/4 पे, तो कितना मिनिमम वैल्यू म्यू लगेगा। नाउ दिस बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और एक लेफ्ट डायरेक्शन में। तो पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ये मान लेते हैं दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो V1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2GH1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? H1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, h/4 पे है, एट डेप्थ h/4 पे है फ्री सरफेस से। टोटल डेप्थ कितना हम लोग लिक्विड का लिए हम लोग, h, बिकॉज इट इज सेड दैट द लिक्विड इज फिल्ड टू हाइट h इन द कंटेनर। तो h1 यहाँ h का मतलब हो रहा है फ्री सरफेस, इसका डेप्थ, यानी ये वाला डेप्थ कितना हो गया, h माइनस h/4, दैट इज 3h/4। सो लेट अस पुट दिस वन वैल्यू, तो 2g इंटू 3h/4 का रूट। सो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3GH/2 का रूट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। एंड V2 will be equal to 2GH2 का रूट, so this one, so that will be equal to 2G. So what is the left, h minus 3h/4 is h/4 का रूट। so we get here GH/2 का रूट। तो देखिए V1 V2 निकल गया, V1 V2 is found. So net force on the container, first we have to find the net force on the container, on the vessel, F net। ये वाला फोर्स इधर लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट one is applying towards left and the second one is applying towards right, so that will be, which one is higher, obviously V1 के वैल्यू ज्यादा है, तो V1 is exerting more force, so the net force का इक्वेशन में बैठा देते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी निकाले थे, क्या आया था हम लोग का, रो डेंसिटी, ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, see this expression just now you have found, rho A naught V square,
rho A naught V square. So difference of this will be, suppose A naught is the area of the hole, V1 square minus V2 square. All right. So that will be equal to rho A naught. Now V1 square means 3GH by 2 minus GH by 2. So F net is equal to rho A naught GH. Now, if the vessel has to be at rest, for the vessel to be at rest, for the vessel to be at rest, F net is equal to the friction force. So this implies rho A naught GH is equal to mu mg. So mu mg, so area of mass of the liquid initially, what was that? Rho, let us take area of the cross section of the vessel is A, total height is h into g. Okay, mu into g. So from this we get mu is equal to A naught by A. So this is the resultant. क्लियर? तो उम्मीद है कि आज का आपको ये डिमिस्टिफाइंग फिजिक्स लेक्चर्स का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे जो हम लोग डिस्कस किए क्लियर होगा. और आई विल रिक्वेस्ट ऑल द students, viewers to please subscribe the channel, do have a feedback, do have a comment. और आपको फर्दर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इस चैनल पे आइए, क्योंकि इसी से कंटिन्यूड लेक्चर हम लोग इस चैनल पे आपको अपलोड करेंगे. थैंक यू. और उम्मीद है आगे का लेक्चर्स आपके लिए फिर नया जरूर आएगा.